हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापंथ एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें केमिस्ट्री के सेक्शन को डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, सेट नंबर ये है और इस सेट नंबर में जो सेट आया था 3 उस पर ज्यादा फोकस करते हुए मैं सेट 1 और सेट 2 के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के हेल्प से हो रहा है, इस बात को ध्यान देना था कि लाइट लिखा हुआ है सब अक्षरों में। ठीक है, लाइट के हेल्प से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसको सिलेक्ट करना था। तो मैंने बताया था कि फेरस सल्फेट, क्लासरूम में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता था विद द हेल्प ऑफ हीट। इसको हीट करता था तो ये डिकम्पोज करता था। वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, याद होगा। ठीक है, उसका सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सनलाइट में रखता था, याद। तो डिकम्पोजिशन है वो लाइट के हेल्प से हो रहा है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करता था, स्ट्रांगली हीट करता था, अगर याद हो। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का रिएक्शन हो रहा है और टेस्ट ट्यूब में और उसको वार्म कर दिया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने बताया था कि कुछ मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, सभी नहीं, कुछ मेटल्स, है ना। तो उनमें से जिंक एक था। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता था तो सोडियम जिंकेट बनता था। और फॉर्मूला क्या होता था सोडियम जिंकेट का? Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। तो सबसे पहले इन्हीं पर फोकस किया जाए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो Na2ZnO2 किसमें बन रहा है? इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। लेकिन मैंने कहा कि इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी, वाटर नहीं बनता था। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और सेकंड इज करेक्ट। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो MnO2 + 4HCl, भाई क्लास में करा के थक गया ये क्वेश्चन, है ना। रिवीजन में भी डिस्कस किया, बहुत बार डिस्कस किया। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, सभी को पता होगा। तो हो क्या रहा है समझाते हैं, देखते हैं। ठीक है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, निकल गया। ठीक है, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, वो MnCl2 बना रहा है। ठीक है, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। HCl से Cl2 बना, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो MnO2 का रिडक्शन हुआ, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ। सो MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन डी सही था, इजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, इन कंपाउंड्स को कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो FeSO4, CuSO4, CaSO4 एंड Na2CO3। ठीक है, तो कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनमें से किसमें पाए जाएंगे? क्लास में डिस्कस किया था कि जो फेरस सल्फेट है, जो फेरस सल्फेट है वो हेप्टाहाइड्रेट बनाता है और 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। ठीक है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, तो इसमें 7 है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता था, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता था, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स 5CuSO4.5H2O होता था। ठीक है, उसके कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनाता था, जिप्सम। ठीक है, डाइहाइड्रेट बनाता था, इसमें 2। और जो सोडियम कार्बोनेट है वो डेकाहाइड्रेट बनाता था। तो डेकाहाइड्रेट मतलब डेका मीन्स 10,
Na2CO3.10H2O, जिसको मैं वॉशिंग सोडा कहता था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स किसमें है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें है, Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, देखते हैं। तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी थी। तो मेटल एंड नॉन मेटल, पहले मेटल को रखना था, फिर नॉन मेटल को रखना था। दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इतना तो सबको पता था कि मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन ही होने वाला है। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल which exist in liquid state at room temperature and mercury is a metal which exist in liquid state at room temperature। लेकिन ट्रिक क्या थी कि मेटल को पहले रखना था और नॉन मेटल को बाद में रखना था। तो मेटल पहले किसमें और नॉन मेटल बाद में किसमें? सी इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन आपका सॉलिड स्टेट में होता है, याद रखिए। ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स टेस्ट में भी पूछा, क्लास में भी कराया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टेटमेंट्स बतानी है। सभी को पता है कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी ये वाली स्टेटमेंट सही है। और है कार्बन कंपाउंड्स के, कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट होते हैं नेचर में, ना, ये समझाया था। तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है। लगाओ चौथा वाला ऑप्शन, देखो सेकंड एंड फोर्थ। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, डायरेक्ट आ गया, उन लोगों ने ऑप्शन तक नहीं हिलाया। ठीक है, देखते हैं आगे। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। तो जब मेटल नॉन मेटल में चैप्टर में डिस्कशन हो रहा था तो 4 टाइप की ऑक्साइड बताई थी मैंने। पहली थी एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, दूसरी थी बेसिक ऑक्साइड, तीसरी थी एम्फोटेरिक, और चौथी थी न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का डिस्कशन हुआ था तो स्पेशली जिंक एंड एल्यूमिनियम का नाम आया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो बेसिस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे, और एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो बेसिक बिहेवियर दिखाएंगे, यानी ये डुअल बिहेवियर दिखाती हैं। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की जब बात हुई थी, जिंक और एल्यूमिनियम का नाम बार बार आया था। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, लगाओ एम्फोटेरिक। ठीक है, मिल गया 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन, कि एल्काइन, ध्यान से पढ़ना था, एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज का थर्ड मेंबर। तो याद रहे मिथाइन जैसा कुछ नहीं बढ़ाया गया था। मैंने कहा था जो पहला मेंबर है वो इथाइन होता है, पहला मेंबर है वो इथाइन होता है। तो इस हिसाब से दूसरा कौन सा हुआ, प्रोपाइन, और तीसरा कौन सा हुआ, ब्यूटाइन। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि मिथाइन तो था ही नहीं। अब ब्यूटाइन का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, अब फॉर्मूला भी नहीं आता तो मैथ एट प्रॉप ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं इसमें। और क्योंकि आयन लगा हुआ है तो अल्काइन है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CN H2n-2 रखो 4 यहां पे, तो C4 4 2 8 -2 6। सिंपल था, 3 के नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी था, हाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों का गलत हुआ होगा, और जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनका गलत नहीं हुआ होगा, है ना। क्लासरूम में अगर ध्यान से सुना होगा या एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो गलत नहीं हुआ होगा। देख, तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन मैं करवा रहा था तो मैंने बताया था कि जो नाइट्रिक एसिड और जब मेटल का रिएक्शन होता था उस केस में क्या होता था, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती थी मैक्सिमम केसेस में। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता था और वाटर बन जाता था। क्योंकि नाइट्रेट आयन जो नाइट्रिक एसिड से मिलते हैं वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब जिंक
नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनेगी। ठीक है, तो इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती थी, इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती थी क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई उसको तुरंत ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर देता था वाटर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती थी, वाटर निकलता था। ठीक है, तो असर्शन ऑरिजिन देखते हैं। तो असर्शन क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। सही बात, हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती। ठीक, उसके बाद नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सही बात है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ज्यादातर लोग डी लगा के आए होंगे। ठीक है, वो जो रटके गए होंगे वो डी लगा के आए होंगे ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। ठीक है, अब 2 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस करना है। तो ध्यान दिया जाए कि सॉल्यूशन ऑफ, पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड बोला है, मतलब फिजिकल स्टेट दे दी, और फिजिकल स्टेट दी है तो फिजिकल स्टेट लिख के आनी है। नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स की गारंटी नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो सॉल्यूशन यानी एक्वा सॉल्यूशन, वाटर लिखा हुआ है आगे, इन वाटर। तो BaCl2 एक्वस, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 एक्वस प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन है वाटर में। तो Al2SO4 द होल थ्राइस एक्वस गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो वर्ड है इनसॉल्युबल, तो बेरियम सल्फेट सॉलिड। अरे भाई प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल। ठीक है, तो यहां बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड बनेगा। एंड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। करो भाई, बैलेंस करना स्टार्ट करो। तो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 लगाओ यहाँ। क्लोरीन कितने हो गए, 3 लगाओ यहाँ। बेरियम कितने हो गए, 3 लगाओ यहाँ। अब सल्फर कितने हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, वो बैलेंस हो गए, देख सकते हो। ठीक, 3 सल्फेट 3 सल्फेट। तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर पार्ट 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम मेटल सॉलिड रिएक्ट्स विद स्टीम। स्टीम क्या होती है, H2O, और आगे गैसेस लगा दो। तो गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड भाई एंड हाइड्रोजन गैस। लिखिए भाई रिएक्शन में, आगे बढ़ता। तो एल्यूमिनियम मेटल लिखो, रिएक्ट्स विद स्टीम, H2O गैस गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, Al2O3 सॉलिड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लीजिए। तो ऑक्सीजन यहां कितने हैं, 3 है, और यहां कितना है, 1 है, 3 लगाओ। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, यहां कितने हैं, 3 लगाओ। उसके बाद एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 लगाओ। ठीक है, देखते हैं बैलेंस हुई कि नहीं। तो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इजी था, है ना, कोई टफ नहीं था, 1 मार्क में पूछा गया, इतना टफ नहीं पूछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो फिर वही बात आ गई है ना, जो अभी क्वेश्चन लिखा, तो पहला पार्ट तो वही है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड वाला। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। लिख लो भाई फिर से। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 the whole thrice gives aluminum chloride AlCl3 and barium sulfate।
मुझे पता है बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में ही बोल दिया गया। तो अब बैलेंस कर लो, तो एल्यूमिनियम कितने हैं, दो लगाओ, ठीक है। क्लोरीन कितना होगा, 6, 3 लगाओ, यहाँ भी 6 हो। बेरियम कितने हैं, 3 लगाओ। सल्फेट के कितने हो गए, 3 यहाँ। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब पूछा क्या गया है कि स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले एक पार्ट हो गया, 1 नंबर मिल गया इसमें मुझे, ठीक है। उसके बाद स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, यानी आंसर को जस्टिफाई करने के लिए रीजन भी देना है, ठीक है। तो देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। एल्यूमिनियम था वो क्लोरीन के साथ आ गया, क्लोराइड के साथ आ गया, सॉरी, और बेरियम था वो सल्फेट के साथ चला गया, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्शन का टाइप क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन का टाइप क्या बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे पहुंचे इस पे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, लिख देते रीजन, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहता था, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो दिस इज सब टाइप में लिखना चाहते थे, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ये। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट लिख के आ गए हैं, नंबर उनको ही मिलेंगे, ठीक है, नंबर उनको ही फुल मिलेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जो डबल डिस्प्लेसमेंट लिख के आ गए हैं, नंबर उनको ही फुल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी ने ज्यादा होशियारी दिखाई है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकता है साथ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। लिखो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता था, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड होता था, ये वाटर दिया है ना, गिव्स क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और क्या लिबरेट होती थी, हीट, बीकर गर्म हो जाता था, हीट लिबरेट हुई, ठीक है, हीट लिबरेट हुई। तो जस्टिफाई द आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। तो अब नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है, केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, हीट तो लिबरेट होगी ना, प्रोडक्ट एक ही, तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या कहते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन कर रहे हैं भाई, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सब टाइप भी बताना चाहता था, तो व्हेन हीट इज लिबरेटेड, एनर्जी इज लिबरेटेड अराउंड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ एनर्जी भी लिबरेट हो रही, तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को क्या कहते थे, एक्सोथर्मिक। तो सब टाइप भी बता सकते थे कि एक्सोथर्मिक भी है। तो अगर किसी ने कॉम्बिनेशन लिख दिया तो उसको ही मार्क्स मिलेंगे, एक्सोथर्मिक साथ में लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे, है ना, मिल जाएंगे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन इस तरह से था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो आपका कह रहे हैं कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम। तो जिप्सम से क्या प्रिपेयर करते थे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, ठीक है। जो हार्ड सॉलिड मास बनाता था कब, वाटर को मिक्स करते थे राइट प्रोपोर्शन में। तो जिप्सम से क्या बनता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें अगर वाटर को राइट प्रोपोर्शन में मिलाया जाए तो हार्ड सॉलिड मास वापस जिप्सम बन जाता था। राइट द कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो Ca क्या होता था, SO4 डॉट हाफ H2O, ये तो इसका फॉर्मूला होता था, ठीक। कॉमन नेम क्या होता था, तो कॉमन नेम आपका होता था इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, ठीक है। और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, क्योंकि हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट आधा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है एक फॉर्मूला यूनिट के साथ, ठीक। दो फॉर्मूला यूनिट में एक वाटर का मॉलिक्यूल शेयर होता है, ठीक है। तो एक के हिस्से में अगर लॉजिकली जाए तो आधा ही पड़ता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कॉमन नेम हो गया। ये क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? केमिकल, केमिकल। अगला, गिव द इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन, कि प्रिपेयर कैसे करते हैं भाई? जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं, याद हो तो CaSO4 डॉट 2H2O, डाइहाइड्रेट होता है, ठीक है। गिव्स कब? जब 373 केल्विन, इससे ऊपर नहीं, 373 केल्विन पर कंट्रोल्ड वे में हीट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है प्लस 1.5 H2O निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये है आपका पार्ट फर्स्ट एंड दिस इज योर पार्ट सेकंड। अगला, लिस्ट टू यूजेस। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ करते थे? बोन्स फ्रैक्चर हो जाती थी तो उस पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए, जब फ्रैक्चर हो जाता था तो उस पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते थे पहला। उसके बाद जो आपके रूफ की या सीलिंग की, सीलिंग पे जो डिजाइन बनाई जाती है, एग्जैक्ट वर्ड है सीलिंग, ठीक, जो आपके घरों के सीलिंग पे जो डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। तीसरा, उसके अलावा स्टैचूज में, कास्टिंग में यूज होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो कोई दो लिख देते, नंबर मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, घिसा पिटा क्वेश्चन, ठीक है, हर बार की तरह डायरेक्ट डेफिनेशन, और ज्यादा मैं पूछी भी नहीं, समझदार है वो लोग, ठीक है। आधे नंबर की है, आधे नंबर में पूछी नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होगा टू प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स, एक रिएक्टेंट है वो टूटकर सिंपल प्रोडक्ट्स बनाएगा तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो लिख लिया होगा सभी ने। उसके बाद दैट केमिकल रिएक्शन, दैट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन लेड नाइट्रेट, कि लेड नाइट्रेट है उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 था, बहुत बार क्लास में कराई है ना, अब भी अगर गलत करके आ गए तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की है ना। तो लेड नाइट्रेट है, इसको हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, और प्लस क्या बनता था? ब्राउन फ्यूम्स उठते थे, NO2 गैस प्लस O2 गैस। बैलेंस कीजिए, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ? 2 है, लेड तो बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस कर लीजिए। अब इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 6, इधर कितने हैं? 1 और 4 5 और 2 7, तो इसमें हाफ लगाइए, है ना। इधर भी 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक लेड, एक लेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, कैसे सिखाया था? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2PbNO3 द होल ट्वाइस, 2PbO लेड ऑक्साइड, नाम भी लिखते हैं नीचे साथ साथ में, फुल मार्क्स मिलेंगे, प्लस O2, मैच कर लो, 2 लेड के एटम्स, ठीक है, 2 2 जा 4 और ठीक है 4 नाइट्रोजन, ठीक है। उसका 3 2 जा 6, 2 जा 12 ऑक्सीजन, तो 2 8 10 2 12, ठीक है, सही है। तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ज्यादा नहीं पूछा था ना, तो ये जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर 2 गैसेस आर लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स। सही बात, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता था वाटर का, तो 2 गैसेस लिबरेट होती थी इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, पहले रिएक्शन लिखते हैं, है ना, पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो H2O
liquid gives H2 gas plus O2 gas। ठीक है, तो O2 दो यहाँ, दो यहाँ, दो, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया। ठीक, दिस इज पार्ट फर्स्ट। तो देखो, तो ये तो सबने पढ़ा था कि जो मोल्स का रेशियो कितना है 2:1 इस रेशियो में, या जो वॉल्यूम का रेशियो है वो भी 2:1। ठीक है, लेकिन अब पूछ क्या लिया है उसने, मास का रेशियो। डिफरेंट क्वेश्चन था, है ना। मास का रेशियो पूछ लिया था तो सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना था क्या, तो सब लोग क्या लिख के आ गए कि 2:1 लिख के आ गए, तो फिर 2:1 नहीं लिखना था। कैसे जाना था, कैसे प्रोसीड करना था इसको, एक सेकंड देखो। दो मोल जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस निकलती है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो 2 मोल यानी 2 इंटू और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास, अरे भाई 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके ऑक्सीजन का 1 मोल और 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 टू 32। ठीक है, तो रेशियो क्या आता है 4:32 या फिर 1:8। ये है मास रेशियो आपका, ये है मास रेशियो। मासेस रख के निकालना था रेशियो, 9th क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं था। मास रेशियो निकल गया। ठीक है, 1:8 आता, तो 2:1 जितने लोग लगा के आए हैं उनका गलत हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला है 1 केमिकल इक्वेशन लिखनी है हर केमिकल रिएक्शन के लिए, और कंडीशन क्या दे रखी है कि एक लिखो जिसमें चेंज इन कलर हो रहा हो। लिखते हैं भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लो, ऐसा होता है। ब्लू भाई, जिंक की रॉड डिप करो, जिंक की रॉड डिप कर दो, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, NaSO4, तो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये ब्लू कलर है ये फेड करने लगेगा समय के साथ। ब्लू कलर है वो फेड कर जाएगा और एकदम लाइट हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रेश दिखेगा वो, सो चेंज इन कलर हो गया। ठीक है, पहला चेंज इन टेम्परेचर, कैल्शियम ऑक्साइड अभी स्टार्टिंग में लिखवाया, प्लस H2O लिक्विड gives CaOH the whole twice aqueous प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है। ठीक है, दूसरा भी होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई भी उठा लो, कितने एंड में, लास्ट में मैंने बता दिया पिछली स्लाइड्स में कुछ है। तो बेरियम क्लोराइड, एनसीईआरटी का ही उठा लेते हैं एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट एक्वस। जब इनको पर्टिकुलर क्वांटिटी में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा एक्वस, तो सॉलिड, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में सोडियम सल्फेट, और ये बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। लगा दो ये, और सबको पता है सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट। यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ कलर फेड कर गया। तो दिख मेंशन द कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, बढ़ा या गिरा टेम्परेचर, एंड कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड along with the chemical equation लिख दिए। ठीक है, तो इतना कर देते 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि pH ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस, टोमेटो जूस है उसका pH कितना है, जो सैंपल लिया है 4.6,
ठीक है। 4.6 यानी 7 से कम, और 7 से कम मतलब एसिडिक। ठीक है। तो हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, टेस्ट बताना है। तो एसिडिक एसिड्स का टेस्ट कैसा होता था, साउथ, SOU। जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं कि जो पीएच है वो 7 से कम है, 7 से कम तो एसिडिक, एसिड का टेस्ट साउर होता है। बस एक नंबर में था, इजिली मार्क्स मिल जाते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस लिबरेट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जबकि वीक बेसिस को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा और उनका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो बहुत स्मॉल नंबर में OH- आयंस मिलेंगे मुझे। हो गया डिफरेंशिएशन, 1 मार्क में था। इसके अलावा अगर फर्दर इलेबोरेट करना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उनका जो आयोनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वाटर में। जबकि वीक बेसिस हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है अपने आयंस में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला पार्ट, एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। तो स्टार्ट कैसे करना होता है देखते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो वाटर का पीएच है वो एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। वो उनका जो सर्वाइवल एक ऑप्टिमम पीएच पर ही होता है, जो कि न्यूट्रल के आसपास होता है। ठीक, इन केस एसिड रेन हुई, फॉर एग्जांपल पॉन्ड है या लेक है, एसिड रेन हुई और उसमें एसिड रेन में क्या होता है कि जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाता है। तो जैसे एसिड रेन हुई तो क्या होगा कि जो लेक या पॉन्ड है उसका पीएच डिक्रीज करेगा, और पीएच में जब चेंजेस आएंगे तो ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं हो पाएगी और जो एक्वेटिक लाइफ है उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन था, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है, तो कॉपी में भी है आपके, 4 बार लिखवाया है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बता देता हूं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड की सीरीज होगी हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, और ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, हर सक्सेसिव मेंबर जो होमोलोगस सीरीज का है वो CH2 यूनिट से डिफर करेगा, वो CH2 यूनिट से डिफर करेगा, जिसकी वजह से मास का डिफरेंस कितना आएगा, 14। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप which differ by a in which the successive member of the series differs by a CH2 यूनिट, CH2 यूनिट से डिफर करेंगे और मास है वो 14 यूनिट से डिफर करेगा सक्सेसिव मेंबर का। ये आपकी होमोलोगस सीरीज हो गई। सिंपल भाषा में कि कहा जाए तो सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, जिसकी वजह से कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 C4H8 इज हायर देन दैट ऑफ C3H6 एंड C2H4। पहली बात ध्यान दी जाए कि सभी एल्कीन है, CnH2n फॉर्मूले में फिट हो रही है, सबकी सब एल्कीन है, यानी ये होमोलोगस सीरीज बना दे। ठीक है, एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ये। तो अब मुझे पता है कि होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मास बढ़ता है, जैसे जैसे कंपाउंड का मास बढ़ता है, वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो आप देखेंगे कि C4H8 का मास ज्यादा एज कंपेयर टू इन दोनों का मास, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टू। ठीक है, ऐसे लिखना। अगला, why do we not see any gradation? नॉट लिखा है ध्यान से,
इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड। जो कंपाउंड्स हैं किसी होमोलॉगस सीरीज के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई ज्यादा चेंज क्यों नहीं देखा जाता? वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्हें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और फंक्शनल ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। फंक्शनल ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। इसी वजह से जो होमोलॉगस सीरीज है उसमें जो कंपाउंड्स है उनके, क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, कोई ग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता, चेंज देखने को ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ठीक है, कीटोन बनाते हैं पहले, एल्डिहाइड बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो एल्डिहाइड बनाएंगे तो CH3 CH2 CH। कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 6, और ऑक्सीजन कितना? 1। एल्डिहाइड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, क्या है? C3H6O। नेम क्या है? 1 2 3 प्रोप। ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? एल्डिहाइड, तो एल, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। उसके बाद कीटोन भी बनाना है, देखो 3 कार्बन वाला कीटोन, C तो कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन। और क्या कहते हैं? एसीटोन। बस सिंपल है। स्ट्रक्चर्स दिखाने हैं तो इसका स्ट्रक्चर दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? 2 3। ठीक है, 1 2 1 2। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे आ गया इसका। इसका देखते हैं, तो C डबल बॉन्ड OC 1 2 3 1 2 3। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट का क्या कर रहा है? राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, ठीक है, हैविंग 2 कार्बन। तो कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। कार्बन एटम्स 2 हैं, लिखो कार्बन एटम 2। ठीक है, इन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक, एंड इट्स नेम इज सफिक्स्ड विद ऑल। एल्कोहल है तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा होता है? इथेनॉल। CH3 CH2 OH आ गया भाई। ठीक है, तो X तो आ गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स? नेम और स्ट्रक्चर लिखना, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं। नेम और स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, पहला पार्ट। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं, 1 2 कार्बन, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज ए स्ट्रक्चर। ठीक है, नाम क्या है? नेम क्या है? इथेनॉल, क्योंकि ऑल है एंड में। ठीक है, ध्यान दिया जाए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अब क्या है कि जब, अगला क्वेश्चन, जब X को हीट किया जाता है एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 के पर। ठीक है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। CH3 CH2 OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर कितना दिया है? 443 के। ठीक, तो बनेगा क्या भाई? अल्कीन बनती है। कौन सी बनेगी अल्कीन? इथीन। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, निकल गया वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया। तो यहां और क्या पूछा गया है? तो केमिकल इक्वेशन लिख दी, कंडीशंस बता दी, और क्या पूछा गया? स्टेट द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ क्या काम कर रही है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करती है भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हिसाब से। डिहाइड्रेटिंग
एजेंट का काम करती है ये सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा प्रोड्यूस हुआ है अब रिएक्शन में, ये आपका, इसका नाम क्या है, इथीन। इथीन है ना, 2 कार्बन है, इथीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इथीन का, तो कैसे प्रोसीड करते थे, क्या बताया था मैंने कि पहले सिंपली स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, पहले सिंपली स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ। एक बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, दिखाओ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, ठीक है। और यहां कितने दिखाने, 2 दिखाओ, यहां कितने दिखाने, 2 दिखाओ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां कितने दिखाने, 2 दिखाओ, यहां कितने दिखाने, 2 दिखाओ। अब क्या करो, जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है उसका ड्यूप्लेट कर दो हाइड्रोजन केस में, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो इस कार्बन का जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन लो घेरे में, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करो, 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करो, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करो, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करो, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करो। तो गिन लेना, सर्कल ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जितने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो जितने वैलेंस सेल हैं, जितने एटम उतने वैलेंस सेल होने चाहिए। तो एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सर्कल कितने आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सही है, ठीक है। और शेयरिंग प्रॉपर दिखानी है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 1 बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो 1 बॉन्ड बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये आपके इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट प्योर। सही बात है कि रिडक्शन प्रोसेसेस जितनी मैं यूज करता हूं मेटलर्जी में, उनसे जो मेटल मिलता है वो उतना प्योर नहीं होता। दे कंटेन इम्प्योरिटीज एंड मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। सही बात, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ेगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बात ये भी सही कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही ज्यादातर मेटल्स को रिफाइन कर लिया जाता है, ठीक है, इम्प्योर मेटल्स को। तो व्हाट इज द कैथोड, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड अप ऑफ। इसमें कॉपर की रिफाइनिंग में, तो कॉपर की रिफाइनिंग में किस चीज का कैथोड और किस चीज का एनोड होता है देखते हैं। तो सेटअप याद था तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो रटना ही था, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर, ठीक, ये बैटरी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता था, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता था। फिर एक क्या होता था, एक कैथोड होता था, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर टेक्निकल टर्म्स में जाऊं तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, लेकिन 10th क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में कैथोड और एनोड पे डिफाइन नहीं थे, ठीक है। तो सिंपली याद कैसे रखना था कि जो एनोड है वो आपका इम्प्योर कॉपर मेटल लिया जाता था। एनोड है वो किसका बनता था, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड है वो प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली जाती थी। ये पतली सी स्ट्रिप किसकी, प्योर कॉपर की। तो होता क्या था, और ये जो सॉल्यूशन होता था ये किसका लिया जाता था, कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया जाता था, ठीक है। जो मेटल है उसके ही इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब कैसे समझाया था कि इम्प्योर मेटल से, ये एनोड है, इस पे है इम्प्योर कॉपर, तो इस पे होता था ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से क्या होता था कि सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कॉपर है वो डिसॉल्व हो जाता था
आपके सॉल्यूशन में, और जितना कॉपर डिसॉल्व हुआ है, जितना कॉपर डिसॉल्व हुआ है उतने कॉपर के जो आयंस हैं वो डिपॉजिट हो जाते थे इस प्योर कॉपर की स्ट्रिप में। ऐसे चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता। जितना कॉपर आपका डिसॉल्व हो रहा है उतने इक्विवेलेंट अमाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ से जितना डिसॉल्व हुआ उतना इक्विवेलेंट अमाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती थी वो इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड आ जाती थी। एनोड की जस्ट नीचे है ना, ये एनोड मड के फॉर्म में आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, सिर्फ कॉपर कैन डिपॉजिट हो रहा है, तो यानी प्यूरिफिकेशन हो रहा है, प्योर मेटल मिलेगा इनमें। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है। अब देखते हैं तो क्वेश्चन, व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड अप ऑफ। तो जैसा बताया, जो आपका एनोड है उस पे इम्प्योर कॉपर, और जो आपका कैथोड है उस पे प्योर कॉपर की स्ट्रिप। ठीक है, एक नंबर हो गया। उसके बाद नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। जो इस प्रोसेस में सॉल्यूशन किस चीज का यूज किया तो मैंने बता दिया, जो मेटल रिफाइन करने जा रहे हो उसी के इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यूज कर लेना, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, अगले का आंसर क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है, को सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें पार्ट है, देखते हैं। तो हाउ कॉपर gets refined when electric current is passed in the electrolytic cell। तो जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करता हूं तो क्या होता है कि एनोड से जो कॉपर है वो डिसॉल्व होने लगता है, एनोड है वो डिसॉल्व होने लगता है, और जितने कॉपर के आयंस सॉल्यूशन में जाते हैं उतने इक्विवेलेंट अमाउंट में कॉपर है, कॉपर के आयंस है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे एनोड मड की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज है वो एनोड मड की फॉर्म में आ जाती है, तो सिर्फ प्योर कॉपर गया है यहाँ कैथोड पे, और इस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते थे, 2 नंबर में ज्यादा नहीं लिखना, 4-5 लाइन में हो जाता। उसके बाद पार्ट बी, अगर ये नहीं आता तो पार्ट बी, यू हैव 2 बीकर्स ए एंड बी कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों बीकर में कॉपर सल्फेट ही है। ठीक है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करोगे अगर आप जिंक की रॉड को बीकर ए में और सिल्वर की रॉड को बीकर बी में डिप करते। रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखता हूं रिएक्टिविटी सीरीज। एक सेकंड, इसको इधर लिखता हूं, इस साइड। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूं। तो रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन था, इधर लिखते हैं। जब रिएक्टिविटी सीरीज के एप्लीकेशन बताए जाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया जाता है कि जो मेटल पर्टिकुलर मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज में अप है तो वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके एक्वा सॉल्यूशन से, जबकि नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता एक्वा सॉल्यूशन से। तो किस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर। अब जिंक की स्ट्रिप डिप की तो जिंक यहां पे है, और ये सिल्वर की स्ट्रिप डिप की तो सिल्वर नीचे। तो अब मुझे पता है कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, और जो कलर है सॉल्यूशन का वो फेड कर जाएगा। तो ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो फेड कर जाएगा, और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा जो भी आपकी रॉड है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद जबकि सिल्वर वाले केस में सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, देख सकता हूं सिल्वर ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कॉपर को उसके एक्वा सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा,
और जब ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो ऑब्जर्वेशंस कुछ नहीं आने वाली, सॉल्यूशन है वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक, रीजन समझा देना, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज समझा दिया होगा। ठीक है, 2 नंबर मिल जाते। आगे देखते हैं। ठीक है, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, फ्री के नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम? एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको जब कार्बन चेन से अटैच करूंगा, जिसको जब कार्बन स्केलेटन से अटैच किया जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच व्हेन अटैच्ड टू अ कार्बन स्केलेटन या which when attached to a carbon chain imparts characteristic chemical properties to the compound। तो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। ये भी शायद मैंने टेस्ट में पूछा हुआ था एक बार, है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपका देखो साफ साफ क्या दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन, कीटोन दिख रहा है मुझे और आपको भी दिखना चाहिए। इस केस में इन्होंने क्या किया, ये O ऊपर रहता है, OH जनरल रिप्रेजेंटेशन में इधर लिखते हैं, इन्होंने OH ऊपर लिख दिया और O इधर लिख दिया है। तो भाई ये COOH ये तो है, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिल, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप फंक्शनल ग्रुप बता सकते थे, इजी था ना, कोई ज्यादा टफ नहीं। आगे देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। इथेनॉल लिखो, दिस इज योर इथेनॉल, और रिएक्ट किससे कराया? एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है भाई। क्या होता था? ऑक्सीडेशन कराते थे, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी क्लास में 4 बार बताया। तो क्या होता था? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता था, ऑक्सीडेशन से क्या बनता था? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो जो ये K2Cr2O7 है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 है यहाँ जो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। तो अगला लिख दिया, राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हाई इज दिस रिएक्शन कंसीडर्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ठीक है, तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5 और 1, 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पार्ट कि इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन है, उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस क्या मिलेगा? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। लिखते हैं इक्वेशन। इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CH3CO यानी सोडियम एसिटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो सोडियम एसिटेट जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, और प्लस वाटर। देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, तो एक सोडियम। ठीक है, CH3COH H2O से ही बैलेंस। ठीक है, तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। आई होप समझ आया होगा सभी को। पेपर इतना टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था केमिस्ट्री का सेक्शन खासकर। ठीक है, केमिस्ट्री का सेक्शन खासकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला था, जिसमें मास का रेशियो पूछ लिया,
और बाकी क्वेश्चन तो इजी थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।